हेलो मैम, कैसी हैं आप? और मैं बिल्कुल ठीक। मैम, आपका इंटरव्यू कैसा हो गया? इंटरव्यू अच्छा था, बहुत अच्छा था। राज शुक्ला सर का मेरा बोर्ड था और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे रहे और मैं अच्छे से हैंडल कर पाई, तो अच्छा रहा। ओके मैम, सबसे पहले मैम आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मेरा नाम हर्षिता है, मैं झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। ओके मैम, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है एंड आपका कौन सा इंटरव्यू है? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू। ओके। एंड अगर हम बात करें मीडियम की, तो आपका मीडियम कौन सा रहा मैम? मेरा इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम रहा है। तो मैम, सबसे पहले अगर इंटरव्यू के लिए हम बात करें, जैसे आप एंटर करती हैं इंटरव्यू हॉल में, तो कैसा फील कर रही थी उससे पहले? एंड उसके बाद में पहला सवाल कौन सा था, क्या रिएक्शन था इंटरव्यू पैनल का? मेरा जैसे मैंने बताया राज शुक्ला सर का बोर्ड था, तो मुझे काफ़ी देर रूम के बाहर बैठाया गया था, तो काफ़ी तब एंग्जाइटी हो रही थी। लेकिन घुसने के बाद जब आप मे आई कम इन सर बोल के बैठते हो, तो वो काफ़ी आपसे अच्छे से बात करते हैं और आपको कंफर्टेबल फील भी कराते हैं। तो सिंस मेरा ऑप्शनल और बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है, तो सर ने मुझसे पॉलिटिक्स पे काफ़ी क्वेश्चंस किए। उनका स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन ही पॉलिटिक्स पे रहा, तो इस तरह से डिस्कशन हुआ। ओके मैम, आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट है मैम? सर मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, PSIR। तो मैम, अगर हम बात करें जो आपका ओवरऑल इंटरव्यू रहा, वो डेप बेस्ड था या फिर करंट बेस्ड एंड आपके ऑप्शनल बेस्ड, किस पर ज़्यादा फोकस था? सर मुझे ये लगा कि करंट अफेयर्स से तो बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं आए। काफ़ी क्वेश्चंस मेरे ऑप्शनल से रहे और मेरे डाफ से रहे, और बाकी कुछ एरियाज़ जो करंट में रहे हैं उन पे टच किया। एक मेंबर ने काफ़ी अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे क्वेश्चंस किए, लेकिन बाकी के जो 4 मेंबर्स थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डाफ और पॉलिटिकल साइंस पे क्वेश्चंस करे। ओके मैम, क्या लगता है आपको, आपके जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स हैं, उनमें ऐसी क्या गलतियाँ रही हैं जिसकी वजह से आप प्रीवियस अटेम्प्ट्स क्रैक नहीं हो पाए और इस बार आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं? सर मेरे लिए बेसिक प्रॉब्लम प्रीलिम्स में ही हो रही थी, जी। क्योंकि मेरा प्रीलिम्स ही पहले दोनों अटेम्प्ट्स में क्वालिफाई नहीं हुआ था। पहले अटेम्प्ट में मार्जिन ज़्यादा था, पर दूसरे अटेम्प्ट में मार्जिन बहुत कम था, 2-3 मार्क्स का था। तो मुझे ये लगता है कि पहले अटेम्प्ट में सबसे बड़ी गलती मैंने ये की थी कि करंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि करंट बहुत डायनामिक होता है, और स्टैटिक को थोड़ा इग्नोर किया था, जिसकी वजह से रिविजन अच्छी नहीं हो पाई, और वो चीज़ एलिमिनेशन में हेल्प नहीं कर रही थी ऑप्शंस को, क्योंकि मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था। तो इस बार मैंने पूरा इंश्योर करा दैट मैं सबसे ज़्यादा स्टैटिक को अपना स्ट्रॉन्ग रखूँगी और करंट अफेयर्स जितना मुझसे हो पाएगा उतना करूँगी। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए ये सबसे बेनिफिशियल रहा। और सेकेंडली मुझे ये लगता है कि हम कोचिंग मटेरियल्स के टेस्ट सीरीज़ पे बहुत रिलाई करते हैं और उनके मार्क्स से अपने आप को जज करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है मुझे लगता है, क्योंकि रियल एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी अलग लाइन्स पे होता है। तो अगर आप PYQs को बेटर एनालाइज करेंगे और उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा रखेंगे एज़ कम्पेयर टू टेस्ट, तो आपको वो ज़्यादा हेल्प करेगी। क्या लगता है आपको, स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों में कितना रेशियो होना चाहिए? सर ये Preparation अलग अलग अटेम्प्ट्स में डिपेंड जी। करता है, बट जितने बार मैंने नोटिस किया है कि स्टैटिक अगर वो करंट भी कुछ पूछ रहे हैं तो वो स्टैटिक से लिंक करके पूछते हैं। ऐसा नहीं होता कि स्टैटिक और करंट बिल्कुल बाइफरकेटेड होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रिपेयर करें क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए, तो आप अपना 60% इम्पॉर्टेंस आप स्टैटिक को दें और 40% करंट को, क्योंकि ऐसा कहा जाता है दैट यू शुड ऑलवेज कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, और स्टैटिक हमारे हाथ में है बट बिल्कुल। करंट नहीं है। सही तो बात। इसलिए आप कंट्रोल क्योंकि स्टैटिक को करंट करें। तो पता नहीं कहाँ से क्या आ यस, जाएगा, यस। नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन स्टैटिक की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कुछ जो बेसिक हैं, उनको कवर कर ले तो स्टैटिक को अच्छे से किया जा अच्छे से, सकता है। यस ठीक सर। है मैम, इसके अलावा हम बात करें बुक लिस्ट की, क्या कुछ बुक लिस्ट आप मेंशन करना चाहेंगी, कुछ जो आपने फॉलो करी थी? सर बेसिक बुक्स ही की थी, लाइक जी। NCERT से शुरू किया था, और जो स्टैंडर्ड बुक्स सभी टॉपर्स फॉलो करते हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इकोनॉमी के लिए श्री राम IAS की बुकलेट फॉलो की थी। पर मुझे ये लगता है कि बुक्स के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए आप कोई भी एक बुक पकड़ लें जो आपको समझ आए, क्योंकि ये भी कंटेक्सचुअल है और ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड कर सकता है कि किसी को किसी के लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्ट होता है। तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस करते हुए अप्लाई करें अपने नॉलेज को, और ये देखें कि आप पढ़ रहे हैं जो वो आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये मेरा सजेशन मैम, रहेगा। एक सवाल ये रहता है कि हम जब NCERTs पढ़ते हैं, तो क्या NCERTs के नोट्स बनाने चाहिए या NCERTs को बुक्स को ही बार बार रिवीजन करना चाहिए? सर मेरा ये मानना है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी है इसमें भी। अगर आपको लग रहा है कि 6-7 की NCERT पढ़ के आपको सब कुछ समझ में आ रहा है बहुत ईज़िली, तो आप उसके नोट्स ना बनाएँ, क्योंकि वही चीज़ आपको 9, 10 और 11-12 की NCERTs में डिटेल में पढ़नी है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि कुछ सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इनके आप नोट्स बना लें। ज्योग्राफी के आप 11-12 के नोट्स अच्छे से बनाएँ,
इकोनॉमिक्स के 9, 10, 11, 12 चारों के बनाए। बाकी मुझे लगता है हिस्ट्री और पॉलिटी के एनसीईआरटीज़ के नोट्स बनाना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा और आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आप बना सकते हैं। मैम अगर बात करें मेंस की, तो मेंस में सबसे पहले अगर आपका ऑप्शनल पीएसआईआर रहा है, तो पीएसआईआर के आपने किस तरह से प्रिपरेशन करी? क्या वो आपके जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, जीएस के पेपर 1, 2, 3, 4 उनसे थोड़ा-सा अलग था, या फिर सेम वैसी ही स्ट्रेटजी उसके लिए भी फॉलो करी, और आपने किस रिसोर्सेज़ को फॉलो किया था? सर मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही पॉलिटिकल साइंस में रहा है, तो एक बेसिक नॉलेज मुझे सब्जेक्ट की थी। दिक्कत मेंस में आती है आंसर राइटिंग की, जी। क्योंकि हम जो ग्रेजुएशन में लिखते हैं उससे काफ़ी अलग तरीके से हमें मेंस में लिखना होता है। तो आप नोट्स को जितना कॉन्साइज़ कर सकते हैं आप उतना कॉन्साइज़ करें। ओके। पीएसआईआर की बात रही तो मैंने अपने बेसिक नोट्स जो बनाए थे ग्रेजुएशन में उनको सप्लीमेंट किया शुभ्रा मैम के नोट्स से, बट ज़्यादा फोकस मैंने उनको कट शॉर्ट करके कंपाइल करने में और आंसर राइटिंग में फोकस किया। और सर रही बात जीएस की, तो पीएसआईआर का सिलेबस जीएस 2 से काफ़ी मैच करता है, एथिक्स में भी काफ़ी काम आता है और ऐसे राइटिंग में भी काफ़ी काम आता है। बाकी इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक ये सब सब्जेक्ट्स अलग है, बट मुझे लगता है कि मेरे ऑप्शनल ने मुझे जीएस में भी काफ़ी हेल्प की। मैम एक और चीज़ ये रहती है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनका फैमिली इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वो सब सोचते हैं कि हम कोचिंग ना लेकर के सेल्फ स्टडी ही कर लें। तो क्या सबसे पहले सवाल तो मेरा ये रहेगा मैम, क्या आपने कहीं से कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी ही नो की थी? सर, मैंने कहीं से भी क्लासरूम लर्निंग नहीं ली थी। ओके। मैंने सिर्फ टेस्ट्स लिए थे, बट बेसिक मेरी पूरी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी तो ओरिएंटेड मैम रही है। जो हमारे जो कुछ ऑडियंस जो मतलब इकोनॉमिकली वीकर्स हैं, तो क्या उनको क्या आप एडवाइस करना चाहेंगी कि कोचिंग के पीछे ना भागें, सेल्फ स्टडी करके किया जा सकता है? मैम खुद पहुंची हैं इंटरव्यू तक, तो क्या कहेंगे आप? सर मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि आप खुद पे सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस रखें, और कोचिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज इवन कोचिंग्स भी बिल्कुल। फ्री यूट्यूब पे डालती हैं। एंड टॉपर स्ट्रैटेजीज़ मुझे तो बहुत हेल्प की उन टॉपर स्ट्रैटेजीज़ ने, बट हाँ आप उनको भी सेलेक्टिवली लें और अपने कैपेबिलिटीज़ के और अपने हिसाब से लें जो आपको सूट करे। आप उन पे आँख बंद करके रिलाई नहीं कर सकते। सेलेक्टिवली ले करके और आप अपनी प्रिपरेशन को उस तरह बहुत बेसिक रखते हुए, और सिलेबस मुझे लगता है कोचिंग से ज़्यादा यूपीएससी का सिलेबस एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन रखेंगे और यूट्यूब और जो ऑनलाइन अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको फॉलो करते हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर करेंगे तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके मैम, पढ़ाई की तो बहुत बात होगी, पढ़ाई से अलावा, क्योंकि ये जो एग्जाम है, ये कुछ ऐसा एग्जाम है जिसमें पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैम किस पर्सनैलिटी से ज़्यादा इंस्पायर थी जो यहाँ तक रुकी रहीं और इतनी लंबी जर्नी जो इन्होंने कंप्लीट करी है मैम ने, तो मैम क्या कहना चाहिए, किससे इंस्पिरेशन थी, कैसा मोटिवेशन जिससे कभी आप डिमोटिवेट नहीं हुई, और कभी जब स्ट्रेस फील किया या फिर एंजाइटी फील किया तो कैसे इन सब चीज़ों से टैकल किया? सर मोटिवेशन से ज़्यादा मैं वही कहूँगी, मुझे डिसिप्लिन ने हेल्प किया है कि करना है तो करना है। और बहुत सारे टॉपर्स देखती थी जिन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में भी फर्स्ट रैंक अचीव की है, वुमेन कैंडिडेट्स, इवन मेल कैंडिडेट्स, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेती थी कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, एंड आई शुड नॉट गिव अप। पर खुद का कॉन्फिडेंस और आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेज 1 अगर प्रीलिम्स की भी बात करें तो टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह पेपर को हैंडल कर रहे हैं, और वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं तो ये मानूंगी सर कि प्रीलिम्स में 50-50 है, 50% नॉलेज एंड 50% टेम्परामेंट। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करेंगे, आई अग्री दैट नॉलेज का तो कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं, बट उसको अप्लाई कैसे करना है और किस तरह खुद पे भरोसा रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम लास्ट सवाल ये है कि जो 2024 में कैंडिडेट बैठ रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं एग्जाम में, क्या उनको कहना चाहेंगे, एडवाइस क्या रहेगी आपकी कि इस टाइम पीरियड में, क्योंकि अब तो आगे बढ़ा दिया है एग्जाम, अब तो थोड़ा सा बढ़ा है, बाकी बढ़ा दिया है, पोस्टपोन कर दिया है इलेक्शन की वजह से, तो क्या आपका एडवाइस रहेगी उनको, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें? मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जितने भी दिन बचे हैं उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल डिवाइड कर लें कि मुझे वीकली टारगेट्स इतने रखने हैं, मंथली टारगेट्स इतने रखने हैं, और किस वीक मुझे कितने टेस्ट देने हैं, और टेस्ट को प्रॉपर्ली एनालाइज करें और PYQs बहुत अच्छे से रेगुलरली फॉलो करें, और जो स्टेटमेंट्स हमारे क्वेश्चंस में गलत होते हैं उनको भी ये देखें कि वो कहाँ से आते हैं, क्या कंटेक्स्ट है, किधर से पूछे गए हैं और उनका सही जवाब क्या है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे तो उसको ट्विस्ट करके किसी ना किसी स्टेटमेंट में डालते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स पे ज़्यादा फोकस ना करके आप ये देखें कि किन एरियाज़ पे आपको ज़्यादा काम करना है, और आप उसको रिवाइज करके अच्छे से बैलेंस वे में अपनी प्रिपरेशन कैरी ऑन रखें। ओके, थैंक यू मैम, एंड हम इसी के साथ यही उम्मीद करेंगे कि आपका अब की बार फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, एंड ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।